हाँ, तो बच्चों हम लोग मॉक टेस्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था, राइट? आज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहली चीज तो अपने को डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें आईडी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर दे रखा है, ठीक। इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 5 माइक्रोफेरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि सी दे रखा है अपने को कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड दे रखा है, ठीक है। करे द पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू अप्लाइड। तो देखिए यहाँ पर इसने तो बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। बेसिकली आप अगर यूनिट भी देखोगे तो यूनिट यहाँ पर वोल्ट पर सेकंड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स dV/dt क्वेश्चन को बोलना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस किस रेट से चेंज होना चाहिए, ये क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड हियर, है ना। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि dV/dt क्या होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पता करिए, ठीक है। आपको यूनिट से भी समझ में आ रहा होगा, वोल्ट पर सेकंड है, तो इसका मतलब V/T हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है कि ID इज इक्वल टू, अगर कैपेसिटेंस दिया हो तो हम लगाते हैं C इंटू dV/dt, और एक और फॉर्मूला है ID का, दैट इज ε0 इंटू d∅e/dt। तो बट हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन हो। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नहीं, यहाँ पर C गिवन है और dV/dt अपने से पूछा है, तो इसका यूज करेंगे। ID हमारा हो गया 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू C हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू कह देंगे कितना dV/dt। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, इधर जाकर के हो जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू dV/dt। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो 10⁻³ दैट मीन्स 1000 वोल्ट पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है यूज फॉर फेस व्यूइंग, यानी सामने यानी फेस देखने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम फेस देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, इतना तो क्लियर होना चाहिए, और वर्चुअल बनाएगा तो अपराइट इमेज बनाएगा, और इसका मैग्निफिकेशन ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव होता है, इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए। खैर, उसका फोकल लेंथ दे रखा है 0.6 मीटर, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.6 मीटर। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस यू शुड होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस, कहता है कि आपके फेस से मिरर की दूरी कितनी होनी चाहिए, या इसी को आप पलट के ये कह सकते हो मिरर से आपके फेस की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के वो आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि u कितना होगा, ठीक है ना। टू गेट अपराइट इमेज विद मैग्निफिकेशन 4, यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले देखिए जैसे ही मिरर है तो हमें हमारे माइंड में एक चीज तो आएगा कि हम इसमें मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, दैट मीन्स 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ हमारा माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो -0.6 बोलेंगे। हमें u पता करना है, v का एक और रिलेशन अगर आ जाए कहीं से तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएगा, f तो पता है, u पता करना है, और v कहीं से मिल जाए तो काम हो सकता है, अदरवाइज v भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो v पता करने के लिए आपको हिंट में उसने मैग्निफिकेशन दे रखा है, और मिरर का मैग्निफिकेशन m जो होता है वो होता है -v/u। तो मैग्निफिकेशन आपका 4 है, तो 4 इंटू यू और ये माइनस में इज इक्वल टू आपका v आ जाएगा। तो v की जगह आप ये वैल्यू डाल देते हो तो ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा 4u प्लस हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट हियर 4u, और ये हो जाएगा हमारा कितना -1, और ये हो जाएगा कितना +4 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -1/0.6। और इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू, ये तो 3 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा -3 इंटू 0.6, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया बेसिकली। तो यहाँ से u इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा -1.8 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आ जाएगा 0.44 जा 1645 जा, यानी 0.45 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गला थोड़ा मेरा फंसा हुआ है, तो आप लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा झेलिएगा, मैं और क्या ही कर सकता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि दो सैटेलाइट है, दोनों सैटेलाइट का मास दे रखा है और दोनों सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से ऊंचाई दे रखा है, तो हमें उनके टाइम पीरियड का डिफरेंस पूछा है। देखिए, अगर हमारा ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ का रेडियस जो है, ये रेडियस दे रखा है कितना 6400 किलोमीटर, और यहाँ से अगर एक कोई सैटेलाइट ए है तो इसकी ऊंचाई दे रखा है अपने को कितना 600 किलोमीटर। तो जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, उसका जो रेडियस होगा वो 6400 और प्लस 600 यानी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ये ए का रेडियस होगा, और इसी तरीके से बी का रेडियस जो होगा, तो बी की ऊंचाई 1600 है तो बी का रेडियस आ जाएगा 8000 किलोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन में अगर टाइम पीरियड का रेशियो पूछा होता ना कि टीबी बाई टी ए क्या होगा या टी ए बाई टी बी क्या होता, तब तो आप केप्लर्स का जो थर्ड लॉ है उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का क्यूब होता है, तो वहां से आपका डायरेक्ट आ जाता। बट यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है, तो आप वो रेशियो से तो आपका सॉल्व होगा नहीं, तो आपको बारी बारी से दोनों का टाइम पीरियड टी ए और टी बी निकालना पड़ेगा और फिर जाके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए, आपको छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो बाहर इस पर जो फोर्स लगेगा सैटेलाइट पर, वो लगेगा m इंटू उसके रेडियस इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये कह सकते हो कि m इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू अर्थ का मास इंटू सैटेलाइट का मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से m से m कैंसिल, तो बेसिकली ये अर्थ के सॉरी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड करेगा नहीं। तो यहाँ से आपका जो ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा जो होगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r का क्यूब हो जाएगा। जब ओमेगा आ गया तो आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो और इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r का क्यूब, और यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r का क्यूब अपॉन gm। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दो तरीका अपना सकते हो। एक तो आप gm की जगह gr स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा करके करोगे, बट यहाँ पर ये जो है ऑर्बिट का रेडियस है और जो हम gr स्क्वायर करते हैं वो अर्थ का रेडियस होता है, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो g की वैल्यू आप डाल दो, अर्थ का मास डाल दो और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की वैल्यू डाल करके यहाँ से टाइम पीरियड a के लिए निकालो और फिर इसी तरह b के लिए निकालो और फिर दोनों को माइनस करो। तो यहाँ माइनस करने पर मैंने जो इसको कैलकुलेट किया था, वीडियो मेरा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं उतना कैलकुलेशन करूंगा नहीं, मैंने इसलिए यहाँ पर टी और टी बी दोनों जो कैलकुलेट किया तो हमारा 1.33 इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है ना, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते भी हो एग्जाम में तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आता है, आप लग जाओगे करने के लिए, तो एक क्वेश्चन को करने में आपका 5 से 10 मिनट भी जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। यहाँ पर आर का क्यूब करोगे, जी की वैल्यू 6.67 10⁻11, अर्थ का मास डालोगे, करते कराते बहुत टाइम लगेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बचना है आपको एग्जाम में। और नीट में तो वैसे इतना कैलकुलेशन बेस्ड आएगा नहीं, बट अगर आ जाता है सपोज तो आपको बचना है। और लास्ट में अगर आपको कुछ भी करने को नहीं है और आपको पता है कि ये क्वेश्चन करने के लिए आता है तो ही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक स्टेशनरी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है अंडरगोज स्पॉन्टेनियस फिजन इनटू 2 फ्रैगमेंट इफ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर न्यूक्लियस इज 1:4।
देखिए यहाँ पर एरिया का रेशियो दिया हुआ है, मैं एरिया को S बोल देता हूँ, तो बेसिकली S1 अपॉन S2 जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4। मैं एरिया को A इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस वाला टॉपिक है, तो न्यूक्लियस वाले टॉपिक में A हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने S ले लिया है। तो S1/S2 जो हमें दे रखा है वो 1/4 दे रखा है। पहली बात तो एरिया का रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि वो दो पार्ट में टूटा है तो दोनों का एरिया का रेशियो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का हमसे रिलेशन पूछना चाह रहा है, यानी कि हमसे K1/K2 पूछ रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि K1/K2 जो आएगा वो आएगा हाफ इंटू M1 इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू M2 इंटू V2 का स्क्वायर। तो हाफ से हाफ तो कट जाएगा, तो मैं कहूँगा अगर मैं ये रेशियो निकालना चाह रहा हूँ तो ये M1/M2 इंटू आ जाएगा कितना V1/V2 का होल स्क्वायर। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है सर, ठीक है। अब हमें एक तो चाहिए मास का रिलेशन कि M1/M2 कितना होगा, और दूसरा अपने को चाहिए क्या V1/V2 का रिलेशन, ठीक है ना। तो इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मास जो होता है वो मास नंबर पर डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस के केस में एक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो न्यूक्लियस का रेडियस बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के ए के, सॉरी मास नंबर दी पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि R1/R2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या मास नंबर, यानी A1/A2 दी पावर कितना 1/3। और मास नंबर और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप ये भी कह सकते हो कि R1/R2 जो है हमारा सर वो M1/M2 दी पावर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। पहली चीज तो ये आ गई क्लियर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि M1/M2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, M1/M2 की जगह R1/R2 का क्यूब रख सकते हैं। तो ये चीज तो M1/M2 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब बस किसी तरीके से वेलोसिटी भी R1 और R2 के फॉर्म में आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या था कि ये न्यूक्लियस स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया, और फाइनल मोमेंटम अगर आप देखोगे तो आप यही कहोगे कि M1 U1 प्लस M2 U2 जो कि जीरो है, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा M1 V1 प्लस हो जाएगा M2 V2। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2 आएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि M1/M2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2/V1। बट अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को फोकस करें तो हम V2/V1 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें V1/V2 है, अगर हमारा V1/V2 है तो V1/V2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, M2/M1 लिखा जा सकता है। तो मेरा यहाँ पर है V1/V2, तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि ये M1/M2 तो अपनी जगह पर है, V1/V2 को मैं लिख सकता हूँ M2 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा M1 का स्क्वायर, और M2 से ये स्क्वायर M1 से ये स्क्वायर कटा, तो बेसिकली ये हमारा जो आ रहा है ये M2/M1 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो M2/M1 हमारा आ रहा है और हमें M1/M2 पता चल चुका है, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि हमारा ये M2/M1 आ रहा है, राइट। तो हमारा जो ये आ रहा है यानी कि K1/K2 जो आया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ये आ गया कितना M2/M1 आ गया, और M2/M1 को मैं ये कह सकता हूँ कि ये R2/R1 का क्यूब हो जाएगा, R2/R1 का क्यूब हो जाएगा। तो इतनी बात तो हमारी आराम से क्लियर हो जाती है। हो सकता है शायद मेरा लंबा चला गया थोड़ा, बट आप लोग करो तो और भी कोई शॉर्टकट निकाल सकते हो। तो R2/R1 का क्यूब आ गया। अब हमें रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यानी अगर हमारा S1/S2 हमें पता है तो हम कहेंगे ये तो हो जाएगा कितना 4π इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन 4π इंटू R2 का स्क्वायर, 4π से 4π कटेगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एरिया का रेशियो कितना है तो 1/4 है, तो बेसिकली R1/R2 जो आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। तो हमारा R2/R1 कितना आएगा, R2/R1 जो आ जाएगा ये 2/1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम 2/1 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 2/1 का क्यूब दैट मीन्स 8:1 आ जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। और भी आप लोग थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना कि और कहीं से सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सके। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा चौड़ा चला गया ये प्रोसेस, बट आप ये याद रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, कर सकते हो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड ये भी था, बट किया जा सकता था, ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें नहीं था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखते हैं तो 25 में कह रहे हैं कि 2 सेल्स ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट हैव द सेम इंटरनल रेजिस्टेंस R
are connected to external resistance of R is equal to 8 ohm. The current passing through the external resistance found to be the same whether the cell are connected in series assisting each other. अच्छा ठीक है, और इन पैरेलल. अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि ये एक बार हम ये दो सेल है, इसके अंदर का रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा और इसके अंदर का भी रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है, मतलब दोनों सेम सेंस में कनेक्टेड है. मतलब इसका पॉजिटिव अगर लेफ्ट में है तो इसका भी पॉजिटिव लेफ्ट में है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्मॉल आर दे रखा है, तो मैं कहता हूँ ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, और इसका ईएमएफ जो है 6 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, और इसके यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 8 ओम है. कह रहा है कि इस सेल को एक बार ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं और एक बार इसको पैरेलल में जोड़ते हैं. दैट मीन्स यही सेल है, इसको एक बार हम पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है ना. और फिर ये वही रेसिस्टर है, ऐसा कुछ वही रेसिस्टर है, कितने का, 8 ओम का. तो ये हो गया, ये 6 है हमारा, ये 12 है, ये आर है, ये आर है. कह रहे दोनों केस में करंट सेम है. तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ का करंट देखो कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन होता है डिस्चार्जिंग के केस में कि E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. तो इस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ होगा वो 18 हो जाएगा, क्योंकि सेल सीरीज में कनेक्टेड है, सेम सेंस में है, तो E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 रख देंगे. तो हम कहेंगे 18 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, I इंटू कैपिटल आर हमारा 8 है प्लस स्मॉल आर, आर प्लस आर हमारा कितना हो जाएगा, 2R आ जाएगा. तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ से हम I इज इक्वल टू कह सकते हैं हमारा 18 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 2R हो जाएगा. अब पंगा हमारे पास फंस रहा है किसमें, पैरेलल में. यहाँ भी अपने को करंट चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसका E इक्विवेलेंट थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, तो आप इसको निकालो. E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इंटू हमें क्या करना होता है, R इक्विवेलेंट. यानी कि E1 बाई R1 का मतलब 6 बाई R प्लस 12 बाई R इंटू R इक्विवेलेंट. R और R का R इक्विवेलेंट करोगे तो ये R बाई 2 आएगा. तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 18 बाई R इंटू R बाई 2, R से R कैंसिल, ये 9 आ जाएगा. तो आप यहाँ पर अगर करंट निकालना चाहते हो तो आप कहोगे 9 इज इक्वल टू करंट I इंटू कैपिटल R, तो वही 8 है, प्लस स्मॉल r की जगह पर आपको R बाई 2 डालना होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट R बाई 2 आएगा, दोनों के इंटरनल रेसिस्टेंस की जो R इक्विवेलेंट आएगी. तो यहाँ से अगर मैं I को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा I जो आ जाएगा वो 9 अपॉन 8 प्लस R बाई 2 आ जाएगा. तो कह रहा है दोनों का करंट सेम है, तो दोनों का करंट अगर सेम है तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि 18 अपॉन 8 प्लस 2R जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 8 2 ज़ा 16 प्लस R बाई 2, 2 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो 9 2 ज़ा 18 से ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16R, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2R इज इक्वल टू 16 प्लस R हो जाएगा. और हम इसको कह सकते हैं 2R माइनस R इज इक्वल टू 16 माइनस 8, यहाँ से R इज इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा. यानी इंटरनल रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 8 ओम है. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कितना टाइम हो गया, 17 मिनट का वीडियो हो चुका है. मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा लंबा करूं, 30 मिनट का, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं अपना सॉल्यूशन डालने में काफ़ी, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खींचना चाहूँगा. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर मैं 26 को अगर मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है अ बीकर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन इतना. एक बीकर है, बीकर का रेडियस दे रखा है अपने को कि 15 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं R हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर है. सरफेस टेंशन की वैल्यू यानी T जो अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 0.075 न्यूटन पर मीटर है, यानी ऐसा यूनिट में है. कह रहा है फोर्स अक्रॉस एन इमेजिनरी डायमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. कह रहा है लिक्विड के सरफेस पर अगर एक कोई इमेजिनरी डायमीटर देखते हैं तो उस इमेजिनरी डायमीटर के अलोंग, देखिए ये हमारा कोई बीकर रहा होगा, और इस बीकर में अगर ये हम कहते हैं कि ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो इस डायमीटर के अलोंग अपने को बोला है कि फोर्स कितना होगा. तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पर तो सरफेस एक ही बनेगा, तो हम कहेंगे अगर एक सरफेस बनेगा, अच्छा इसमें डायमीटर के अबाउट बोला है हम, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स तो इसमें होता है सरफेस टेंशन इंटू लंबाई होता है, सरफेस टेंशन इंटू लंबाई होता है. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, अगर मैं इस डायमीटर के अलोंग अगर एक सुई को रख देता हूँ तो इधर भी एक फोर्स लगेगा और इधर भी एक फोर्स लगेगा.
ठीक है ना, ऐसा फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ से अगर हम कांटेक्ट ले रहे हैं, दोनों तरफ से अगर कांटेक्ट देख रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 2 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 0.75 और लेंथ की जगह हम रेडियस डायमीटर डालेंगे, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो इसको हम 2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 15 4 ज़ा हो जाएगा हमारा 60 इंटू हो जाएगा 0.075 इंटू 10⁻⁻2। तो ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो नीचे हमारा 1000 आ जाएगा और एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो कुल मिलाकर के जो हमारा आएगा ये आ जाएगा 36 का 18/4 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो 4.5 है नहीं, कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो मैंने इसको जो कंसीडर किया, मैंने ऐसा कंसीडर किया ये डायमीटर है, यानी जस्ट लाइक एक मैंने मान लिया कि ये सुई है, तो इस सुई के इधर भी एक फोर्स लगेगा, इस साइड भी फोर्स लगेगा, तो मैंने 2 सरफेस कंसीडर किया। बट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, हमारा कहीं भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है वो ये बोल रहा है कि एक इमेजिनरी डायमीटर आप अपने मन से ऐसा खींचो और इस इमेजिनरी डायमीटर में आपको एक ही सरफेस देखना है, बस ऊपर और नीचे के हिसाब से देखना है। ठीक है ना, ये कोई निडिल विडिल नहीं रखी हुई है, ऊपर और नीचे के हिसाब से सरफेस देखना है। तो एक सरफेस आपको करिए लेना है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और 2 से अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आप अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻2। तो देखिए होगा क्या ना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैंने यहाँ पर, चूंकि जनरली यही हम केस लेते हैं कि अगर ये वाटर रखा हुआ है, यहाँ पर हमने एक कोई नीडल रखा है, तो इसमें हम इधर से भी फोर्स देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, 2 सरफेस कंसीडर करके करते हैं। और मैंने जानबूझ करके ये किया भी ऐसा कि हमारा आंसर गलत आए, लेकिन जैसे ही हमारा आंसर 4.5 आया और हमें एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम तुरंत स्विच करेंगे कि इसका मतलब इसने जो क्वेश्चन सेट किया वो एक सरफेस कंसीडर करके क्वेश्चन सेट किया है, हम आपसे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इस तरह से थोड़ा सा अपना माइंड खुला हुआ रखना है। ठीक है, आगे आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं तो 27 में कह रहा है कि एक एन आयरन टायर इज टू बी फिल्ड ऑन द वुडन व्हील 1 मीटर इन डायमीटर। एक लकड़ी का व्हील है, एक लकड़ी का ये व्हील है, ये मान लीजिए व्हील है, ये व्हील है, और इस व्हील का जो डायामीटर है, डायमीटर को मैं थोड़ी देर के लिए एल बोल देता हूँ या एल नोट बोल देता हूँ या एल बोल देता हूँ। ये कितना दे रखा है हमें, तो ये हमें दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। डायमीटर का की जो लंबाई है जिसको मैंने एल बोल दिया वो 1 मीटर है। द डायमीटर ऑफ द टायर इज 6 मिलीमीटर स्मॉलर देन द व्हील। कह रहा है कि जिस टायर को इस पर चढ़ाना है उसका डायमीटर 6 मिलीमीटर छोटा है। तो दैट मीन्स जो टायर को चढ़ाना है, ये मान लीजिए हमारा टायर होने वाला है, इस टायर को इसके ऊपर चढ़ाना है, तो डायमीटर छोटा है कितना 6 मिलीमीटर। तो इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो हमारा हो जाएगा कितना 6 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। बेसिकली इतना इसको खींचना पड़ेगा तभी जा करके ये ऊपर जा पाएगा। ठीक, कह रहा है द टायर शुड बी हीटेड सो दैट द टेम्परेचर इंक्रीज बाय ए मिनिमम, क्या सब बोल दिया यार। कह रहा है कि टायर को हीट करना है और इतना हीट करना है ताकि ये टायर आसानी से ऊपर चढ़ जाए। कुल मिला के क्वेश्चन के कहने का इतना मतलब है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमारा जो डेल्टा एल होता है दैट इज इक्वल टू होता है अल्फा एल डेल्टा टी होता है। ठीक है ना, यहाँ पर किसको हीट किया गया जरा मुझे देखने दीजिए। आयरन टायर इज टू बी, अच्छा आयरन का ही टायर है और इसको हीट करना है। अच्छा ठीक है, इज टू बी हीटेड टू ए वुडन व्हील। अच्छा ये वुड का व्हील है और आयरन को हीट करके उसके ऊपर चढ़ाना है। तो हमें आयरन की जो लंबाई चेंज करनी पड़ेगी वो इतनी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आयरन का जो टायर है वो इतना छोटा है, तो उसके डायमीटर को इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका जो चेंज इन लेंथ होगा वो इतना होगा। हमें उसका ओरिजिनल लेंथ की भी, उसके ओरिजिनल लेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल्टा एल को तो पहले हम लिख देंगे 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो अल्फा की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁵ और लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये लेंथ हमारा जो है 1 मीटर है और 1 मीटर से वो कितना 6 मिलीमीटर छोटा है। तो अगर 6 मिलीमीटर छोटा है तो 1 में से अगर मैं 6 इंटू 10⁻³ को माइनस कर देता हूँ, बेसिकली ये 1000 मिलीमीटर है, राइट।
1 मीटर का मतलब 1000 मिलीमीटर है, और 1000 से अगर 6 मिलीमीटर छोटा है तो मैं कहूँगा कि 994 मिलीमीटर है। तो 994 इंटू 10⁻³ मैं -3 रख सकता हूँ, और इंटू में क्या कर दूंगा, डेल्टा टी कर दूंगा। तो ये इससे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ डेल्टा टी आएगा, बेसिकली डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हो जाएगा 994। अब देखो अगर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा, ये 10⁻5 आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा 3.6 इंटू, अब 994 से डिवाइड करिए या 1000 से ही डिवाइड करिए, आप आसपास आंसर में पहुंच जाओगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेट डिवाइड करने के लिए मैं इसको 1000 ही मान लेता हूँ। तो मैं 1000 अगर मान लेता हूँ तो इसको मैं काटूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 36। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा कितना, 1000/6, जिसको मैं डिवाइड अगर करता हूँ तो मेरा आंसर लगभग जो आएगा कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा 40, 6 6 जा 36, और कितना आ जाएगा फिर 40 फिर से आ जाएगा। तो 6 6 जा 30, 166 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 166.6 के समथिंग आएगा। तो बेसिकली हम इसको लगभग 167 मान सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 25 मिनट हो चुका है, मैं 30 मिनट का ये वीडियो बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का मैं अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेस एज ए कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए अगर ये एक हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस पर अगर एक प्लेन वेव फ्रंट चल करके आता है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा कि देखिए लाइट की रे को अगर आप सबसे पहले ड्रॉ करो तो लाइट की रे जो आएगी इस वेव फ्रंट के ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, और ये जाकर के एक पॉइंट पर ऐसा कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसा कन्वर्ज हो जाएगी। तो मैं इस कन्वर्जिंग जो रे है इसके करस्पॉन्डिंग मेरा वेव फ्रंट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो कि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और ये कन्वर्ज होता हुआ हमें दिखेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट आता है, इमर्जेस एज ए कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, एकदम सही बात है। whereas passes through a thin concave lens it emerges as a diverging spherical wave front। बिल्कुल अगर आपका कॉनकेव है तो कॉनकेव के केस में यही प्लेन वेव फ्रंट अगर आता है, फॉल करता है, तो ये कुछ यूं हो जाता है, और यहाँ पर आपका ये एक डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बात ये सही कह रहा है। स्टेटमेंट 1 में जो ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है और कॉनकेव में डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ये दोनों बात सही है। तो यानी स्टेटमेंट 1 तो अपना करेक्ट हो गया, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि इफ ए स्टैंडर्ड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu greater than 1, then the geometrical path difference between the waves at any point on the screen remain unchanged। एकदम सही बात है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पूरी तरह से लिक्विड में डाल दिया जाता है तो, क्योंकि पाथ डिफरेंस का कई सारा फॉर्मूला था। पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला जो आया था डबल इसमें, तो वो आया था XD/D। तो अगर हम देखते हैं तो पाथ डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो हमारा XD और D ये सब कुछ कांस्टेंट है, यानी ना तो स्लिट के बीच की दूरी बदली गई है, ना तो स्क्रीन का डिस्टेंस बदला गया है, ना ही जिस पॉइंट का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से देखना है वो बदला गया है। तो अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है तो पाथ डिफरेंस जो आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। ये बात तो एकदम सही बोल रहा है। आगे कहाँ गया, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन रिमेन अनचेंज, ठीक है, बट द फ्रिंज विथ इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मैं फ्रिंज विथ की बात करूं बीटा की, तो बीटा होता है λd/d। तो बीटा असल में वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम होता है। तो हमारा जो वेवलेंथ इन मीडियम होगा वो वैक्यूम में जो भी वेवलेंथ है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब हमारा वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे हमारा बीटा जो है यानी फ्रिंज विथ डिक्रीज कर जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है फ्रिंज विथ इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है, यानी स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात ये आपको समझ में आई होगी। आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में 40 नंबर तक का क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।